शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण शासकों द्वारा प्रचलित किया गया था। शुद्ध सोने का सिक्का किसके द्वारा प्रचलित किया गया था? देखिए, शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण शासकों द्वारा जो है प्रचलित किया गया था। ठीक। और 7 नंबर में देखिए, सर्वाधिक मात्रा में तथा सबसे अधिक अशुद्ध सोने का सिक्का गुप्त काल में प्रयोग किया। मतलब गुप्त काल में अशुद्ध सोने का सिक्का सर्वाधिक प्रयोग किया गया था। और सिक्का गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में भी प्रचलित हुआ। किस समय में प्रचलित हुआ? तो नंबर देखिए, मयूर क्या है? अब देखिए, मयूर शैली की सिक्का गुप्त काल में समुद्र गुप्त के समय प्रयोग में लाया गया। मतलब जो है देखिए, लाया गया। इस सिक्के का प्रचलन गुप्त काल में सर्वाधिक था। 10 नंबर में देखिए, कोड़ी का प्रयोग भी गुप्त काल में हुआ था। कोड़ी देखते होंगे अक्सर, कोड़ी खेलते हुए। ठीक, हमें उम्मीद है कि आप लोग कोड़ी देखे होंगे। नहीं देखें तो गूगल पे सर्च करके आप देख सकते हैं। चमड़े का सिक्का, चमड़े का भी सिक्का हुआ था। चमड़े का सिक्का हुमायूं के शासन काल में सुबाउद्दीन ने प्रारंभ किया था। चमड़े का सिक्का, चमड़े का चप्पल देखते हैं, उसी तरह चमड़े का सिक्का भी पहले प्रचलन में था। अब देखिए, रुपये का प्रारंभ शेरशाह सूरी ने किया था। रुपये का जो है प्रारंभ किसने किया था? शेरशाह सूरी ने किया था रुपये का प्रारंभ। और देखिए, दौम का प्रारंभ शेरशाह सूरी ने किया था। दौम का भी प्रारंभ शेरशाह सूरी ने किया था। सोने की असरफी का प्रारंभ भी शेरशाह सूरी ने किया था। असरफी का प्रारंभ, सोने की असरफी शेरशाह सूरी ने जो है प्रारंभ किए थे। तो आगे देखिए फिर क्या है? अभिलेख, मतलब जो है पुरातात्विक से क्या क्या मिला है? सिक्का के बारे में संपूर्ण जानकारी हम दे दिए थे इस क्लास नोट्स के माध्यम से जितना था। ठीक, अब आपको दिखा रहे हैं अभिलेख। तो चलिए अभिलेख दिखा रहे हैं। अभिलेख देखिए आप लोग। अभिलेख का इंग्लिश होता है एपिग्राफी, इंस्क्रिप्शन, एपिग्राफ, इंस्क्रिप्शन। पत्थरों, मतलब जो है अभी देखिए कोई भी रोड बनेगा ना, उस अभिलेख किसे कहते हैं? हम आपको समझने का प्रयास करें। अभिलेख किसे कहते हैं? रोड जो बनता है, रोड जो बनने के बाद उसमें आप लोग देखते होंगे एक पत्थर सा लिखा हुआ, पत्थर में जो लिखा हुआ उस रोड के किनारे जो है जमा के दे देता है, ताकि आप लोग देख सकते हैं कितना बाय कितना रोड है, कहाँ से कहाँ तक रोड है, किसके मतलब नाम कौन क्या है, वो भी लिखा रहता अभिलेख में। रोड के किनारे देखे होंगे, पहले के ज़माने में जो पत्थर पे लिखे रहते थे वही अभिलेख कहलाते थे। ठीक, चलिए आप फिर आगे देखिए। पत्थरों को खोद कर लिखना, देखिए लिखा है ना, पत्थरों को खोद कर लिखना अभिलेख कहलाता है। छोटे पत्थरों पर लिखना शिलालेख कहलाता है। छोटे पत्थरों पे लिखना शिलालेख, बड़े पत्थरों पे लिखना अभिलेख। ठीक, स्तंभ के समय ऊंचे पत्थरों पर लिखना स्तंभ लेख कहलाता। ऊंचे पत्थरों, मतलब जो ऊंचा पत्थर है उस पर स्तंभ के समान ऊंचे लिखना, ऊंचे पत्थरों पर लिखना स्तंभ के लेख कहलाता, स्तंभ का लेख। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। मतलब जो है अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। इसका प्रमुख अभिलेख क्या है? प्रमुख अभिलेख चलिए देखते हैं। विश्व में अभिलेख लिखने का प्रारंभ ईरान के शासक डेरियस ने किया था। विश्व में जो है अभिलेख लिखने का प्रारंभ किसने किया था? लिखने का प्रारंभ ईरान के शासक डेरियस ने किया था। ठीक, अब देखिए पहला अभिलेख बोगज गोई से मिला, जो तुर्की या एशियाई माइनर में है। कहाँ है? पहला अभिलेख कौन से मिला है? बोगज गोई से मिला है। बोगज गोई से, जो तुर्की और एशियाई माइनर में है। हाथी गुफा
हाथी गुफा अभिलेख ये पूछे जाते हैं। देखिए अक्सर अभिलेख पूछे जाते हैं कौन सा अभिलेख कहाँ से मिला है। जैसे हाथी गुफा अभिलेख कहाँ से मिला है, उड़ीसा से, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। हाथी गुफा अभिलेख कहाँ से मिले हैं, उड़ीसा से। ठीक, अब देखिए बेस्ट बन रहा है। इस कलिंग राजा खारवेल ने लिखा है, इसमें कलिंग युद्ध की चर्चा है। हाथी गुफा अभिलेख में जो है भाई खारवेल ने लिखा है। किसने लिखा? हाथी गुफा अभिलेख में खारवेल ने लिखा है। इसमें कलिंग युद्ध के मतलब ये भी पूछा जाता है कलिंग युद्ध की चर्चा किस अभिलेख में? हाथी गुफा अभिलेख में है। युद्ध के समय कलिंग का राजा कौन था? नंदराज था, जो गंगवंश का था। अब देखिए दूसरा अभिलेख एहोर अभिलेख। एहोर अभिलेख कहाँ है? राजस्थान में। हाथी गुफा अभिलेख उड़ीसा में, एहोर अभिलेख राजस्थान में है। अब देखिए एहोर अभिलेख राजस्थान में पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन पर विजय की चर्चा की है। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन पर विजय की चर्चा की है। ठीक, एहोर अभिलेख में। अब जूनागढ़ अभिलेख में देखिए गुजरात में ये है। एहोर अभिलेख राजस्थान में और जूनागढ़ अभिलेख राजस्थान में। और जूनागढ़ अभिलेख में क्या क्या लिखे गए हैं देखिए, उसमें रुद्रदामन ने सुदर्शन झील की चर्चा की है। उस झील को चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। मतलब जो है सुदर्शन झील चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। ठीक, इसमें समुद्र। अब देखिए दूसरा चौथा अभिलेख प्रयाग अभिलेख इलाहाबाद में है। प्रयाग अभिलेख इलाहाबाद में। जूनागढ़ अभिलेख राजस्थान में, जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में, एहोर अभिलेख राजस्थान में। अब प्रयाग अभिलेख, इसमें समुद्रगुप्त ने अपने विजय अभियान की चर्चा की है। प्रयाग अभिलेख में जो है इलाहाबाद में जो है, इसमें जो है समुद्रगुप्त ने अपने विजय अभियान की चर्चा की है। अब देखिए स्तंभ लेख पाइलर इजिप्ट्स। यह स्तंभ लेख के 7 ऊंचे होते हैं और यह स्तंभ के समान ऊंचे होते हैं। स्तंभ लेख यह स्तंभ के समान ऊंचे होते हैं। हेलियोडोटस और गुरु ध्वज स्तंभ लेख मध्य प्रदेश में है। इसमें भागभद्र ने भागवान धर्म की जानकारी दी थी। हेलियोडोटस स्तंभ लेख में। ठीक, विदेशी यात्रा। अब देखिए विदेशी यात्री द्वारा भारत का वर्णन, मतलब विदेशी यात्री द्वारा भारत का वर्णन किस तरह किए गए हैं ये आप देख सकते हैं। हेरोडोटस ने देखिए क्या वर्णन किया, हिस्टोरिका लिखा है। ठीक, मेगास्थनीज ने इंडिका पुस्तक का है वर्णन किया गया है। भारत के विदेशी यात्री द्वारा भारत का वर्णन इस सभी पुस्तक में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक, मेगास्थनीज ने इंडिका में क्या है, पर्पल्स ऑफ द एथ्रेन सी में अज्ञात। टोलमी ने क्या लिखा है, जियोग्राफिका। टोलमी ने जियोग्राफिका। और देखिए पलिनी ने नेचुरल हिस्ट्रिका। अलबेरूनी ने किताबुल हिंद की पुस्तक है, अक्सर भी आई है अलबरूनी। ठीक, और किताबुल हिंद किसने लिखा है पूछेगा आपको, अलबरूनी। और देखिए मार्को पोलो चीन का यात्री था। ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं, चीन का यात्री था निम्नलिखित में से कौन? ऑप्शन आपको दे देगा फाइयन, ये सब तो आप समझ जाते हैं। चीन का यात्री मार्को पोलो, फाइयन हो क्यूकी चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था। हैंसोंग सीयूकी हर्षवर्धन के दरबार में आया था। तारानाथ कयंकुर तेंगुर दिया है। फाहियान 1399 ईस्वी में। फो क्यू की पुस्तक, ये सब क्या है? फो क्यू की पुस्तक, यह चंद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय को जो है विक्रमादित्य भी के नाम के दरबार में आया था। ठीक, इसमें उस समय के भवन तथा कोड़ी की चर्चा की है फाहियान ने।
किस पुस्तक में, फोक्यू की पुस्तक में। थोड़ा थोड़ा मिस्टेक हो रहा है। अब देखिए संयुगन 518 ईस्वी में आया था। ये चीनी यात्री था। इसने अपने 3 वर्ष की यात्रा में संयुगन बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्रित की। इसने संयुगन ने वैनसंग 629 ईस्वी में आया था। सीयू की यह हर्षवर्धन के दरबार में आया था। वैनसंग हर्षवर्धन के दरबार में, ये भी पूछे जाते हैं। इसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन तथा अध्ययन दोनों किया था। अध्यापन मतलब जो है विद्यालय में अध्ययन तथा अध्ययन दोनों किया। इसे यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। यात्रियों का राजकुमार किसे कहते हैं? वैनसंग को। अब देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है इत्सिंग। क्या है? इत्सिंग 600 अभी चलेगा बहुत है। चलेगा। देखिए इत्सिंग 673 ईस्वी में यह चीनी यात्री था। यह त्रिपिटक को 400 प्रतियां मतलब त्रिपिटक की 400 ठीक प्रतियां फोटोग्राफी अपने साथ चीन लेकर गया। देखिए 400 ये चीनी यात्री था इत्सिंग चीनी यात्री भी आया था। त्रिपिटक ने 400 प्रतियां जो फोटोग्राफी किया अपने साथ चले लेके गए थे। इबन बतूता ये भी पूछा जाता है। इबन बतूता फिर यह मोरक्को का रहने वाला था। ये पूछते हैं इबन बतूता कहाँ का निवासी था? मोरक्को का। ये ऑब्जेक्टिव वीवीआई है, पूछते हैं, देखते हैं अक्सर परीक्षाओं में। 7000 किलोमीटर की यात्रा करके मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया। इसकी पुस्तक क्या था? रहला। इबन बतूता का पुस्तक किसने कौन सा लिखा है? रहला। अब्दुल रज्जाक यह फारस का रहने वाला था। अब्दुल रज्जाक यह फारस का रहने वाला था। विजय नगर काल में आया था। मतलब विजयनगर काल में आया था। इसका पुस्तक मतला ए शाहीन है। यह कृष्णदेव राय के दरबार में आया था। ये अक्सर कृष्णदेव राय के दरबार में कौन सा यात्री आया था? अब्दुल रज्जाक। अब देखिए फाहियान 399 ईस्वी में जो आया था। फोक्यू की पुस्तक लिखा है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आया था। इसमें उस समय के भवन तथा कोड़ी की चर्चा की है। संयुगन 518 ईस्वी में आया था। चीनी यात्री था ये संयुगन। इसने अपने 3 वर्ष की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतिमा एकत्रित की। ठीक। अब देखिए इसके बाद वैनसंग 629 ईस्वी में आया था। सीयूकी एक हर्षवर्धन के दरबार में आया था। ठीक है। सीयूकी इसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन तथा अध्यापन दोनों किया। इसे यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। वैनसंग को ऊपर पे पढ़े अभी। इत्सिंग ये कौन था? इत्सिंग 683 ईस्वी में ये चीनी यात्री था। ठीक। इसने त्रिपिटक जो है 400 फोटोग्राफी किया था। ये ऊपर पे ही दे दिए हैं। इत्सिंग फिर से दे दिए हैं। इबन बतूता ये मोरक्को का रहने वाला। ठीक। 7000 किलोमीटर की यात्रा करके मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। इसकी पुस्तक रहला थी। 2 बार दे दिया है। इस क्लास नोट्स में क्या देखते हैं। इबन बतूता यहाँ है। देखिए 2 बार दे दिया है। इत्सिंग इबन बतूता अब्दुल रज्जाक फाहियान संयुगन। देखिए 2 बार दे दिया। इबन बतूता दे दिया है। अब्दुल रज्जाक पढ़े अब्दुल रज्जाक दरबार में आया।
दरबार में आया था। देखिए इस क्लास नोट्स में जो है ये शब्द डबल दे दिए हैं, इसलिए हम इसको अब छोड़ते हैं। अब देखिए साहित्यिक स्रोत पढ़ते हैं। साहित्यिक स्रोत, हम जो है ना क्लास नोट्स पढ़ रहे थे, हमको लगा कि डबल पढ़ें अभी, हम तो फिर से नहीं स्टार्ट कर दिए जब देखें कि डबल बार दिया गया है। चलिए उसको छोड़िए, साहित्यिक स्रोत पढ़ते हैं। लिखित स्रोत को साहित्यिक स्रोत कहते हैं। लिखित मतलब लिखित स्रोत को क्या कहते हैं? साहित्यिक स्रोत कहते हैं। ठीक, स्रोत कहते हैं प्राचीन इतिहास की जानकारी का यह सबसे बड़ा स्रोत है। साहित्यिक स्रोत क्या है? प्राचीन इतिहास की जानकारी का यह सबसे बड़ा स्रोत है। जैसे गैर धार्मिक स्रोत, इसका संबंध किसी भी धर्म से नहीं रहता है। उदाहरण अर्थशास्त्र। ठीक, धार्मिक स्रोत, इसका संबंध किसी ना किसी धर्म में रहता है। धार्मिक स्रोत का। गैर ब्राह्मण, वैसे स्रोत जिनका संबंध हिंदू धर्म से नहीं रहता है उसे गैर ब्राह्मण कहते हैं। जैन साहित्य किसे कहते हैं? ये देखिए जैन साहित्य किसे कहते हैं? ये प्राकृतिक भाषा में मिले हैं। जैन साहित्य प्राकृतिक भाषा में मिले हैं। इन्हें क्या कहते हैं? आगम कहते हैं। क्या कहते हैं? आगम कहते हैं। उदाहरण 15 अंक, 12 उपअंक, अचंग सूत्र, भगवत सूत्र, कल्पसूत्र आदि पुराण हैं जैन साहित्य में। बौद्ध साहित्य पाली भाषा में मिले हैं। बौद्ध साहित्य किस भाषा में मिले? पाली भाषा में। जातक ग्रंथ में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की 200 कहानियाँ हैं। ललित विस्तार में महात्मा बुद्ध की पूरी जीवनी है। क्या है? ललित विस्तार में महात्मा बुद्ध की पूरी जीवनी है। ठीक, अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद की चर्चा है। ये पूछे जाते हैं अंगुत्तर निकाय में कितने महाजनपद की चर्चा है? 16 महाजनपद की चर्चा है। बौद्ध धर्म की सबसे पावत पुस्तक त्रिपिटक है, जो 3 पुस्तकों का समूह है। ठीक, सुत्त पिटक ये सबसे बड़ा पिटक है। इसे बौद्ध धर्म का क्या बोलते हैं? बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं। सुत्त पिटक को बौद्ध धर्म में इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं। सुत्त पिटक यह सबसे बड़ा पिटक है। इसे बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं। ठीक, विनय पिटक यह सबसे छोटा पिटक है। इसमें बौद्ध धर्म के प्रवेश की चर्चा है। अभिधम्म पिटक, इसमें महात्मा बुद्ध के दार्शनिक विचारों की चर्चा किए गए हैं। इसमें अभिधम्म पिटक में। अब देखिए वेद के बारे में क्या कहा गया। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ज्ञान। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ज्ञान। वेद देखिए वेद कितने हैं? 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ज्ञानी, होत्री, उद्गाता, आर्यु, ब्राह्मण ग्रंथ, कौशल्य, ऐतरेय, पंचवर्षीय, ये सब दिए गए हैं। देखिए ऋग्वेद का ज्ञानी कौन था? होत्री। ऋग्वेद के ज्ञानी को क्या कहते हैं? होत्री। ऋग्वेद के ज्ञानी को क्या कहते हैं? होत्री। ठीक, और देखिए और ब्राह्मण ग्रंथ में ऋग्वेद को क्या कहते हैं? कौस्तक्य, ऐतरेय। ठीक, और उपवेद में आयुर्वेद, प्रजापति, ज्ञानी सब दिए गए हैं। सामवेद में उद्गाता, पंचविश, ब्राह्मण ग्रंथ में कहते हैं। मतलब जो हैं वेद में तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अलग वेद। ज्ञानी में इसको होत्री कहते हैं, ज्ञान के रूप प्राप्त करने वाले को। और ब्राह्मण ग्रंथ में इसको क्या कहते हैं? यजुर्वेद को त्रय, शतपथ, धनुर्वेद, ये सब नहीं पूछ जाएंगे। ठीक, तभी पढ़ दिए। गोपद, अर्थवेद में ज्ञान गोपद, शिल्पवेद सब नहीं पूछे। देखिए वेदों की रचना ईश्वर ने की है। वेदों की रचना किसने किया है? ईश्वर ने किया है।
अतः वेद को औपरोपे कहा जाता है। गुप्त काल में किस द्वैवायन व्यास ने वेदों का संकलन किया? प्रारंभ में वेदों की संख्या 3। प्रारंभ में वेदों की संख्या कितनी थी? 3। कितनी? 3 थी। साम वेद तथा यजुर्वेद थी। ठीक, कौन थी? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। अथर्ववेद नहीं था प्रारंभ में वेदों में। ठीक, अतः वेद की त्रयी कहा अतः वेदों की त्रयी कहा जाता है। अथर्ववेद को बाद में शामिल किया गया, इसलिए इसे वेद त्रयी में नहीं रखते हैं। ठीक, अब देखिए, अथर्ववेद को बाद में क्या शामिल किया गया और इसलिए इसे वेदत्रयी में नहीं रखते हैं, वेद त्रयी में नहीं रखते हैं। ऋग्वेद, इसका शाब्दिक अर्थ होता है मंत्र ऋचाओं का संग्रह। मंत्र ऋचाओं का जिसमें अंदर ऋग्वेद, इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा 10,580 ऋचाएँ हैं ऋग्वेद में। ऋचाओं की अधिकता के कारण ही इसे ऋग्वेद कहते हैं। किसके कारण? ऋग्वेद नाम पड़ा, ऋग्वेद। ठीक, ऋचाओं के कारण ऋग्वेद का नाम ऋग्वेद पड़ा। यह सबसे प्राचीन एवं सबसे बड़ा वेद है। इसमें गायत्री मंत्र की चर्चा की है जो सूर्य भगवान को समर्पित हैं। पहली बार सूत्र का प्रयोग ऋग्वेद में हुआ है। ऋग्वेद का दूसरा तथा 7वां मंडल पुराण है, क्योंकि इसका संकलन बाद में हुआ है। 9वें मंडल में सोम देवता को चर्चा की गई। ये अक्सर जाते हैं 9वें मंडल में किस देवता को प्रचलित, किस देवता के बारे में बोले हैं? सोम मंडल में। ऋग्वेद के ज्ञानी को होत्री कहा जाता है, नहीं बोले अभी, यहाँ ऊपर पे देखिए, ऋग्वेद में ज्ञानी को क्या कहता है? होत्री। ऋग्वेद को ज्ञानी को क्या कहते हैं? होत्री। ब्राह्मण ग्रंथ को ऋग्वेद में क्या कहते हैं? कोस्कोए एतरे। उपवेद में यजुर्वेद कहते हैं, आयुर्वेद कहते हैं उपवेद में। ऋग्वेद को उपवेद में, आयुर्वेद ज्ञानी को प्रजापति। सामवेद को सामवेद को क्या कहते हैं? ज्ञानी वाले को उद्गाता। आगे पढ़ते हैं, सब मिलेगा सभी के बारे में। अब तो ऋग्वेद के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए ऋग्वेद के बारे में बता दें। ऋग्वेद के ज्ञानी को क्या कहता है? होत्री। चार्ज भी खत्म हो गया तो आने के लिए अच्छा। बाय बाय। आज तक इतने तक वीडियो रहेगा। वीडियो फिर बनेगा लास्ट में, क्योंकि लैपटॉप का चार्ज ख़त्म हो गया है। आप लोग देख सकते हैं। दोस्त सब सुन लीजिए, इनसे भी क्या बोल रहे हैं मास्टर साहब। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।